गणित की परीक्षा में बहुत कम समय बचा हुआ है। ऐसे में आज आपके गणित का एक टेस्ट होगा जिसमें 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखते हैं कि कौन बच्चे 50 में 50 का सही जवाब दे पाते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ना बाबू, सीधे आपकी परीक्षा में इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एकदम समझिए छप गया है, काफी लाजवाब धमाल मचाने वाला क्वेश्चन आज आपको मिलेगा। और देखते हैं कि क्या आप इसका जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। समय काफी कम है, अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों। हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और फटाफट से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। और तो सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया। फटाफट से बताइए कि यहाँ से कौन सी संख्या जो है अभाज्य संख्या है। तो बिल्कुल यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा 13 जो दिया गया है वो आपकी अभाज्य संख्या है, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो स्वयं और एक से विभाज्य होती है, इसके अलावा किसी और संख्या से विभाज्य नहीं होती है, इसलिए वह क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। तो यानी कि 13 का गुणनखंड यानी कि वह 1 और 13 से विभाज्य होगी, इसके अलावा वो किसी दूसरे संख्या से विभाज्य नहीं होगी, इसलिए क्या हो जाएगी? आपका एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो एक एक बातों को आप लोग याद कर लीजिए। जिस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो टाइप आपको बता रहे हैं जैसे अभाज्य संख्या से, तो समझिए कि अभाज्य संख्या से आपके एग्जाम में क्वेश्चन छप गया है। आप याद कर लीजिए कि क्या आपको हमने बताया है। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लसा ए बी का क्या होगा। तो देखिए अगर ए बी अगर अभाज्य संख्या है तो इसका ए बी का जो आपका जो लसा होगा वह ए बी ही हो जाएगा, यानी कि ए इंटू बी हो जाएगा। तो कहां पे दिया गया? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। या फिर आप इस तरीके से भी आप इसे गुणनखंड करके भी आप बना सकते हैं। जैसे कि ए है, ए को आप क्या लिख सकते हैं? ए कमा ए लिख सकते हैं, 1 कमा ए लिख सकते हैं। बी को क्या लिख सकते हैं आप? 1 कमा बी लिख सकते हैं। इसमें देखिए जो मैच करता है उसको और जो नहीं मैच करता उसको, यानी कि सबको एक साथ गुणा कर देते हैं। तो एक में गुणा करेंगे ए गुणे बी से, तो यानी कि जब गुणा करेंगे और ए बी होगा या ए गुणे बी होगा, बात वही होगा। तो कभी कभी देखिए ए गुणे बी ऑप्शन में रहता है और कभी कभी ए बी रहता है, तो बात तो वही हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। एक एक बातों को नोट कर लीजिए, एकदम आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे इसी तरीके का क्वेश्चन। अब आपके एग्जाम में बाबू काफी कम समय बचा हुआ है, तो अब सिक्का उछल चुका है। हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अगला देखिए प्रश्न क्या कर रहा है हम सभी का। तो अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग का योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। यह प्रमेय जो है वह किसका है? तो आप सभी जानते हैं यह प्रमेय आपके पाइथागोरस का विलोम है। क्या है? यह पाइथागोरस का विलोम है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, बिल्कुल डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। यह कह रहा है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर अगर ए सी स्क्वायर होता है तो इसके जो सामने का यानी कि पहली भुजा का जो कोण होता है वह समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है। तो कौन कहते हैं? ये पाइथागोरस प्रमेय के ये विलोम से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि बिंदु 4,6 और -4,6 दोनों अवस्थित है। ये दोनों जो है कहां पे अवस्थित है? तो बिल्कुल यह वाई अक्ष के दोनों ओर अवस्थित हो जाएंगे। कैसे? जैसे कि यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये आपका एक तल हो गया। आप सभी जानते हैं कि ऊपर वाला आपको प्लस वाई होता है, नीचे वाला माइनस का वाई होता है। दायां पक्ष दाएं तरफ x होता है और बाएं तरफ क्या होता है? माइनस का x होता है। अब यहाँ पे आप देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि अगर सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इस तरीके से इसे बना देनी है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 4,6, तो 4 कहाँ होगा? x अक्ष पे होगा, यानी कि 4 सपोज मान लीजिए कि यहाँ है और 6 कह रहा है, तो मान लीजिए आपका 6 जो है अब y में 6 होगा प्लस वाले में, तो 6 आपका यहाँ हो गया। इन दोनों को आप मिलाएंगे तो ये यहाँ पे आकर के मिलेगा, तो मिलेगा तो ये आपका 4,6 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये -4,-6 है, इसे बैठाइए, -4 आपका x वाले पे माइनस वाले पे हो जाएगा माइनस का 4, और -6 है तो यहाँ पे हो जाएगा -6। जब इसे भी आप मिलाइएगा तो यहाँ पे मिलेगा, यानी कि -4,-6 यहाँ पे हो जाएगा। अब आप ये देखिए ये कहां पे अवस्थित है। तो देखिए y इधर भी है और y इधर भी है, यानी कि y अक्ष के दोनों ओर स्थित है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका डी नंबर जो दिया गया बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। तो एक एक बातों को आप लोग ध्यान से समझिए, जिससे कि आपको आगे चल करके कोई भी दिक्कत ना हो और कोई भी क्वेश्चन आए तब लोग फटाफट तरीके से उस क्वेश्चन को आसानी तरीके से आप सॉल्व कर दें। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पे देखिए बाबू, काफी कम समय आपके एग्जाम बचा हुआ है, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और कहीं पे भी गलत खबर, कहीं पे भी कुछ भी पे आप ध्यान मत दीजिए। आपकी जो एग्जाम की काफी पारदर्शिता के साथ होगी, चीट वगैरह बहुत कम होगी, वहां पे चीट के भरोसे मत रहिएगा। मैं आपसे कहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, आप लोग पढ़ाई पे डिपेंड रहिए। अगला प्रश्न बाबू कह रहा है कि 2,1 डॉट 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 है। ये क्या है यार? ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि आपका एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसे हम लोग p/q ग्रुप पे नहीं लिख सकते हैं।
चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से करिए यार, फटाफट से कर लीजिए, जल्दी से सोचिए मत, जल्दी से कर लेंगे तो ही आपको आगे से वीडियो मिलेगी। जैसे कि पिछले साल बच्चे धमाल मचाए थे हमारे चैनल से पढ़ के, इस साल भी धमाल मचाएंगे, इसलिए तो नंबर 1 चैनल बना हुआ था और इस साल भी नंबर 1 बनेगा और आप लोग भी नंबर 1 बनिएगा। अब तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि सअभाज्य संख्याओं का मसा क्या होता है। सअभाज्य संख्या का मसा, तो याद कर लीजिएगा कि सअभाज्य संख्या को जो मसा होता है बाबू वह 1 होता है। बस आपको याद कर लेना, जैसे ही आएगा आपके एग्जाम में फटाफट तरीके से आपको टिक कर देनी है। अगला देखिए, यह भी आपकी सोचने वाले पे क्वेश्चन है, मैं जब सोच करके जवाब इसका जवाब बता सकते हैं। तो प्रश्न हम सभी क्या कह रहे हैं कि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b है, दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या विद्यमान रहती है कि a बराबर bq प्लस r होता है, जहां 0 छोटा है r से या बराबर है और छोटा है किससे, b से। उपयुक्त कथन निम्नलिखित से किसका कथन है। यार आप सभी जानते हैं कि कथन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन होता है, बस आपको थोड़ी सी अच्छे तरीके से सोचना है, समझना और जवाब दे देना है। ये देखिए, देखते हैं कौन बच्चे फटाफट से इसका जवाब देते हैं, तो फटाफट से जवाब दीजिए। प्रश्न हम सभी क्या कह रहे हैं कि बिंदु -12, -18 का भुज क्या होगा। हमने आपको बहुत बार बताया है कि देखिए 2 संख्याएं में पहला जो होती है वो आपका भुज कहलाता है, दूसरा जो होता है आपका कोटि कहलाता है। तो भुज यहां से क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए नंबर दिया गया है -12 दिया गया है, यानी कि ऑप्शन आपका नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे और प्रश्न कह रहा है कि y अक्ष का समीकरण क्या होता है। तो बड़ा ये शानदार क्वेश्चन है। देखिए y अक्ष का समीकरण हमने आपको बहुत बताया है। देखिए अगर y अक्ष का समीकरण पूछता है तो x बराबर 0 होगा और x अक्ष का समीकरण पूछता है तो y बराबर 0 होगा। तो यहां से पूछ क्या रहा है, y अक्ष का समीकरण, यानी कि क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो कि कहां पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। तो बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। और इतनी अच्छी कमाल वीडियो का लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो खुशी होती है और आप लोग इतने जबरदस्त तरीके से आपको हम तैयारी कराते हैं, एकदम जुनून के साथ तैयारी कराते हैं और आप भी तैयारी करते हैं तो मजा आ जाती है आपको। तो नीचे आप लोग अच्छा कमेंट भी कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है, हमारा वीडियो जब आप देखते हैं समझ में आता है नहीं आता, सारा बात लिख दीजिए। उसके बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कीजिए, दोस्तों को बोलिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, समय काफी कम है, अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न कह रहा है अगला, किसी तल में एक बिंदु के स्थान निर्धारण के लिए कितने लंबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है। हमने आपको कई बार बता दिया, आपको रटा दिया है हमने कि 2 होती है, बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का बी नंबर हो जाएगा। चलिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपका तल हो गया, ये आपका ऊपर y होता है, नीचे का माइनस का y होता है, इधर दाएं तरफ x होता है, बाएं तरफ माइनस का x होता है। अब कह रहा है 2, मान लीजिए कोई बिंदु निर्धारित, मान लीजिए यहीं पे निर्धारित करना है, तो यहाँ से हम एक रेखा खींचेंगे, यहाँ से एक रेखा खींचेंगे, तभी जाकर के यहाँ पता चलेगा कि कोई बिंदु है या नहीं है। इसका मतलब क्या होगी, 2 लंबिक रेखाओं की हम लोग को जरूरत पड़ जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि एक क्षैतिज और दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली बिंदु को क्या कहता है। देखिए एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखाओं के प्रतिच्छेद करने वाली बिंदु, ये कहां प्रतिच्छेद हो रही है, यहाँ पे प्रतिच्छेद हो रही है, इसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0,0 होता है। काफी अच्छे तरीके से हमने आपको पढ़ाया, बताया, समझाया, इसलिए तो आप लोग एकदम टैलेंट आपके अंदर छुपा हुआ है, उस टैलेंट को दिखाना है पेपर में, एकदम छाप देना है पेपर में, एकदम जबरदस्त तरीके से धमाल मचाना है आपको। चलिए तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा, मूल बिंदु से हम लोग कहते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि निर्देशांक अक्ष यानी कि तल 4 बराबर भागों में विभाजित कर देती है, बांट देती है, तो प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं। देखिए मान लीजिए ये आपका तल हो गया, ये यहाँ पे बांट देती है, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चतुर्थ हो गया, ये इसे सबको क्या कहते हैं, तो इसे पाद कहते हैं, पाद या चतुर्थांश कहते हैं। कहीं कहीं पे पाद देता है या कहीं कहीं पे चतुर्थांश देता है। तो ऑप्शन कहाँ पे देंगे, ऑप्शन नंबर सी में दिया चतुर्थांश लिखा गया है, हम लोग चतुर्थांश पे टिक कर देंगे। अगर पाद लिखता है तो पाद पे टिक कर देंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि अंक गणित के आधारभूत परिमेय किस गणितज्ञ ने प्रतिपादित किया था, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए अंक गणित के आधारभूत जो परिमेय है वह गॉस ने प्रतिपादित किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। आप लोग दिमाग में बैठा दीजिए, समय काफी कम है बाबू, प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं, और कुछ नहीं होगा, आपका एग्जाम काफी जबरदस्त जाएगा। जिस तरीके से आपको तैयारी कराना है, बस आपको ईमानदारी से तैयारी करनी है, मां सरस्वती आपको
पे आशीर्वाद बनाई हुई है, आपका रिजल्ट काफी जबरदस्त आएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के योग या अंतर क्या कहते हैं। तो देखिए एक परिमेय संख्या का योग हो गया चाहे अंतर हो गया, यानी कि जोड़ या घटाव क्या होती है, वो हमेशा अपरिमेय होगी है। जैसे कि मान लीजिए कि एक परिमेय हो गया 2 और एक अपरिमेय हो गया √3, ये दोनों संख्या क्या बन गई, अब ये अपरिमेय बन गई। जैसे घटाव वाला भी देख लीजिए, मान लीजिए 3 आपका एक परिमेय संख्या है और यहाँ पे मान लीजिए घटा देते हैं -5 से, ये टोटल संख्या क्या हो गई, अपरिमेय हो गई। यानी कि हमेशा हमेशा क्या हो जाएगा आपका ये अपरिमेय हो जाएगा, यानी ऑप्शन पे क्या हो जाएगा, तो बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है बड़ा ही शानदार प्रश्न की रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो आप सभी जानते हैं रैखिक बहुपद यानी कि 1 होती है इसकी, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगर द्विघात बहुपद पूछता तो 2 होता, त्रिघात बहुपद पूछता तो 3 होता। तो इस तरीके से आप लोग सारी चीजें याद कर लीजिए। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक क्या होगा। शून्यक यहां से आपको ज्ञात करना है कि शून्यक क्या होगा। देखिए शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, कोई भी दिया गया हो आपको तो उसके बराबर हम लोग 0 मान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए पूरा समीकरण है तो पूरा समीकरण आप लिखिए, देखिए 2x² - 3x - 5 = 0। देखिए कुछ भी नहीं पढ़े है ना, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना है, डरना नहीं, लड़ना है बाबू। आपको जो बता रहा है बस आप मेथड को याद करते चले जाइए। अब देखिए इसको बराबर हमने 0 लिख लिया। अब क्या किया जाता है कि पहले वाला जो पद होता है वो तीसरे वाले पद से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2x² में -5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -10x², क्योंकि 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब 10 में x² से गुणा करेंगे 10 का x² हो जाएगा। अब 10x² को इतने अच्छे बराबर भागों में इसको तोड़ा जाता है ताकि वह बीच वाले मान के बराबर हो जाए, ये किया जाता है। और गुणा करने पर ये फिर 10x² हो जाए। जैसे कि यहाँ पे अगर 2x² है तो 2x² रहने देते हैं। अब इस 10x² को यहाँ पे हम लिख देते हैं, अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं 5x + 2x। तो देखिए 5 में से 5 माइनस में है 2 प्लस में है, कितना हो जाएगा, -3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे -5x में 2x से, तो 10x² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस में 10x² हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने सही किया है। अब -5 है तो -5 रहने देंगे, बराबर 0 तो बराबर 0 यहाँ पे रहने देंगे। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से यहाँ पे आप कॉमन लेंगे। अब जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे अच्छे तरीके से तो देखेंगे ये 4 आपको बट गई है, यहां से दो में से ही कॉमन होता है, यहां 2 में से एक कॉमन होता है। तो यहां से कॉमन क्या लिख सकते हैं, तो यहां से कॉमन हम केवल लिख सकते हैं x। तो यहां पे बचेगा जी 2x - 5 बचेगा। फिर यहां से हम अगर कॉमन लेते हैं क्या चीज, यहां पे 1, तो यहां पे बचेगा क्या चीज, 2x - 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ये वाला संख्या और ये वाला संख्या एक हो गया पद, यानी कि x + 1 और एक हो जाएगा 2x - 5, ये 2 में से एक हो जाएगा, बराबर हो गया 0। अब जब हम लोग यहाँ पे देखिए x + 1 बराबर जब 0 होगा तो x का वैल्यू कितना होगा, -1 होगा। तो देखिए क्या है, -1 ऑप्शन दिया गया है, बिल्कुल ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगर ये नहीं देता तब इसको हम बराबर करते, देखिए 2x - 5 बराबर 0 करते, उसके बाद से 2x बराबर हम लिख लेते, बराबर पक्षादित कर देते, प्लस का 5 हो जाता। अब x बराबर क्या हो जाता, 5/2। तो लेकिन हम लोग तो -1 दिया गया है, केवल एक ही शून्यक पता करना है, 2 शून्यक तो पता नहीं करना है। तो पहला शून्य क्या निकल गया, -1, तो माइनस का ऑप्शन क्या भी दिया गया, ऑप्शन नंबर का बी नंबर दिया गया है। आगे देखिए अगले प्रश्न की, हम सभी का अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये लीजिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बड़ा ही शानदार प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। योग का मतलब क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा, देखिए 2 शून्य कौन कौन होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं द्विघात बहुपद की। इसका शून्य का योगियों का मतलब क्या होता है, जोड़। इसका रूल होता है -b/a। अब देखिए माइनस का b, अब b का वैल्यू कितना है, -11 है, -11/a, का वैल्यू कितना है 6 है। अब देखिए माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, +11 हो गया 6। अब ये आंसर देखिए कहाँ ऑप्शन दिया गया, बिल्कुल दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर जो दिया गया ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, कब करोगे लाइक, फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिले, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर हमारा ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल, प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए और गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल। आपको वहां पे सारा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, ऑनलाइन टेस्ट सारा मिल जाएगा। समय काफी कम है, जल्दी जाकर के तैयारी कीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद यहाँ पे देखिए कौन है, यहाँ पे देखिए कौन है बाबू, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। समय काफी कम है इसलिए फटाफट करेंगे, लेकिन फटाफट में भी हम आपको सारी चीजें बताते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निर्देशांक अक्ष के क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं। निर्देशांक जो अक्ष होता है उसके जो क्षैतिज रेखा होती है, निर्देशांक अक्ष के जो क्षैतिज अक्ष होता है, क्षैतिज जो रेखा होती है, उस क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या कहते हैं। तो यार याद करिए, क्षैतिज रेखा को हम लोग एक्स अक्ष ही कहते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। यानी कि जो आपका निर्देशांक हो गया, ये जो आपका एक्स होता है ना, ये एक्स
इसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। ये आपका ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, वाई वाला। ओके, चलिए तो ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे याद कर लीजिए। तो क्षैतिज पूछेगा था एक्स अक्ष होगा, ऊर्ध्वाधर पूछेगा था क्या होगा, वाई अक्ष होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न बड़ा ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि यदि 3 थीटा 90 डिग्री बराबर ये दिया गया है, 3 थीटा बराबर दिया गया 90 डिग्री, तो थीटा बराबर बाबू क्या हो जाएगा, तो 90/3 हो जाएगा। कटाएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 या 90 हो गया, यानी कि थीटा का वैल्यू हो गया 30 डिग्री। अब पूछ रहा है कि कॉस थीटा, तो कॉस का कॉस और थीटा की जगह 30 डिग्री। अब ये सिंपल पूछ दिया कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 होता है। अगर आप चाहते हैं कि इसका ट्रिक याद करने के लिए तो वह ट्रिक वाला वीडियो हम बना देंगे, लेकिन इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए हमें कि सर थीटा का मान याद करने के लिए हम लोग का एक ट्रिक बता दीजिए। ओके, तो हम आपको वीडियो ला देंगे, क्योंकि देखिए अगर आप लोगों को पहले से पता होगा तब काय लिए बताएंगे, तब तो हम दूसरा कुछ करेंगे, अगर नहीं पता होगा तो हम बता देंगे। ओके, तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हम सभी का अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए समकोण त्रिभुज एबीसी में AB/AC हम सभी का क्या होगा, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। इसे देखिए समझिएगा, ये देखिए ये आपका चित्र हो गया। अब जब ये चित्र हो गया तो आमतौर पे थीटा का जो वैल्यू होता है वह यहां होता है। एक चीज काफी बच्चों को पता नहीं होगा या बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। तो देखिए अगर यहां पे थीटा होता है तब हम लोग का इसके सामने का भुजा लंब होती है, क्या होती है, लंब होती है, और ये हम सभी का आधार होता है। ये कण तो कण हमेशा रहता है, लेकिन अगर जब यहां पे हम लोग को थीटा वैल्यू दे दिया गया, यानी कि कोण का वैल्यू दे दिया गया है, तो इसके सामने का जो भुजा होगा वो हम लोग क्या होगा, अब हमारा का अलंब होगा। अब लंब ये हो जाएगा, अब आधार हम लोग का ये हो जाएगा। इस चीज को समझेंगे तब जाकर के इसका आंसर निकलेगा। इसका मतलब हो गया अब इसके सामने का भुजा क्या हो गया, लंब हो गया, और ये आपका हो गया आधार हो गया। अब देखिए ऊपर में हम सभी का पूछा क्या गया था, पूछा गया था AB/AC। क्या पूछा गया था हम सभी का, AB/AC। देखिए AB/AC। अब देखिए AB क्या हो गया, यानी कि आधार हो गया ना अब AB, और AC क्या हो गया, तो हम सभी क्या हो गया, यहाँ पे AC हो गया क्या चीज, कर्ण हो गया। ठीक है, ये हो गया ना, बिल्कुल कर्ण हो गया था। आधार/कर्ण क्या होता है, तो कॉस में होता है, यही होता है आधार/कर्ण कॉस, और ये क्या दिया गया है, अल्फा दिया गया है थीटा के बदले, तो हो जाएगा कॉस अल्फा। ऑप्शन कहां पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी नंबर दिया गया है, तो बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, और जाकर के परीक्षा में एकदम गर्दा मचा सकते हैं, धमाल मचा सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि कॉट स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। देखिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉस का जो थीटा होता है ये तो आपका रूल ही यार कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन हमारा जो आपका सी नंबर दिया गया है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। यहां से बहुपद नहीं है आपको ये पहचाना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो देखेंगे आप लोग जो ऑप्शन नंबर आप बी देख रहे हैं, बी नंबर में ये रूट का x है, तो बहुपद में आप कभी रूट x पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, नहीं होगा ये बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम लोग का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c होता है, यही होता है, या फिर आपके x³ + bx² + cx + d होता है। ये त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है, ax + b होता है। ठीक है, लेकिन रूट में कभी नहीं होता है। जब रूट में नहीं होता है यानी कि रूट इसमें दे दिया गया, तो यही आपका बहुपद नहीं होता है, नहीं होगा, यानी कि यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि बहुपद π/2² π/2x², ठीक है, π/2x² में x² + x में x² का गुणांक क्या होगा। देखिए गुणांक का मतलब होता है कि x² में किस पद से गुणा किया गया है, तो कौन सा पद से गुणा किया है, तो π/2 से ही गुणा किया गया है। तो π/2 कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए नंबर होगा ये बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। तो आप लोग सारी बातों को ध्यानपूर्वक समझते जाइए, जिस तरीके से आपको बता रहे हैं, आपको कहीं पे भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि बहुपद 5x³ + 4x² + 7x का घात क्या होगा। देखिए घात कब होता है, मतलब घात किसे, मतलब घात कौन होता है, जो सबसे ज्यादा होगा पावर में, जो सबसे ज्यादा होगा। तो पावर में सबसे ज्यादा कौन है, 3 है, क्योंकि 3 से छोटा 2 है, 2 से छोटा यहाँ पे 1 है, तो 3 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा, यानी कि घात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। समय काफी कम है बाबू, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मास और आपको सफलता जरूर देंगी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हम सभी का, ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, और आप लोग हमारा ऐप वगैरह जरूर इंस्टॉल कर लीजिए जल्दी से, प्ले स्टोर पे जाकर के डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल ऐप है, जाइए इंस्टॉल कीजिए, या फिर आप
गूगल पे जाकर के सर्च कर लीजिए डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं, जो कि क्या होगा। यहां से 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। इसके लिए सबसे पहले क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आपको इस तरीके से बनाना होता है। ओके, तो आइए इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। जो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 6/3 हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, यहाँ पे a1/a2 हो गया, b1/b2, तो b1 का वैल्यू कितना है -2 और यहाँ पे b1 का ये b2 का वैल्यू कितना है तो -1 यहाँ लगा दिए। c1/c2 तो c1 का वैल्यू कितना है 9 है और c2 का वैल्यू कितना है तो 12 है, इसको रख दिया। अब इसको ये कटाइए यानी कि सॉल्व कीजिए। 3 दूनी 6 यानी कि 2 आया बराबर, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 1 से भाग देंगे 2 में कितना बचेगा 2 बराबर हो गया 2। अब देखिए यहाँ पे 9/12 ये आपका कटेगा तो ये 2 के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि देखिए यहां से 3 × 9 और 4 × 3 = 12, ये 3/4 हो जाएगा, यानी कि ये बराबर नहीं हुआ। यानी कि a1/a2 देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां पे इसका मतलब हो गया कि ये कह रहा है a1/a2 बराबर b1/b2 है, लेकिन c1 बराबर c1/c2 नहीं है, ये आपस में बराबर नहीं है। तो जब ये आपस में बराबर नहीं है तो अब ये क्या होगा, तब यहां से क्या होती है, तो बिल्कुल इसका जो यहां से राइट हो जाती है तब यह समानांतर होती है। क्या होती है बाबू, समानांतर होती है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कार्तीय तल है, तो अब ये इसकी रेखा जो होगी वह एक दूसरे की इस प्रकार से समानांतर होगी, ठीक है, ये एक दूसरे की क्या होगी, समानांतर होगी। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है बाबू। कह रहा है प्रश्न कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं जो होती है वह किस प्रकार से होती है, तब उनके द्वारा निरूपित जो रेखाएं होती है प्रतिच्छेदी होती है या फिर संपाती होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। समझ में आना है, बिल्कुल यार काहे नहीं समझ में आएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से करेंगे, समय बाबू काफी कम है और आज जवाब देते जाएंगे यार, जवाब नीचे कमेंट करते जाइए, फटाफट से आप कमेंट करते जाइए। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 + tan² थीटा जो होता है वह किसके बराबर होता है। तो देखिए 1 + tan² जो थीटा होता है ये आपका रूलिंग होता है। 1 + tan² जो बाबू थीटा होता है वो होता है आपका sec² थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, sec² थीटा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए कह रहा है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि sin 72 डिग्री का वैल्यू जो होता है कितना होता है, कितना कुछ है sin 72 डिग्री का वैल्यू। इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, आपको sin 90 - थीटा कीजिए यहाँ से। अब देखिए sin 90 - थीटा करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, sin 90 - 72 को जब यहाँ से हम घटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 18 डिग्री होगा, ये होगा ना 18 होगा। अब देखिए sin 90 में जो थीटा होता है cos थीटा के बराबर होता है, ये हो जाएगा cos। अब यहाँ पे थीटा का जगह कितना 18 हो गया, यानी कि cos 18 डिग्री। तो cos 18 डिग्री जो आपका कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में 1 + tan² थीटा इंटू cos थीटा इंटू sin थीटा किसके बराबर होता है, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। काफी बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं, गलती कर देते हैं, तो उन सारी गलती को आपको नहीं करना, ध्यानपूर्वक इसे समझिए आप। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले इसे आप चेंज कीजिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 1 + tan² थीटा, तो जब यहाँ पे 1 + tan² थीटा है तो हम सभी जानते हैं 1 + जो tan² थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, तो sec² थीटा के बराबर होता है। इंटू यहाँ पे दिया गया cos थीटा इंटू दिया गया sin थीटा, ध्यान से समझिएगा। अब sec² जो थीटा होता है वो होता है 1/cos² थीटा, और यहाँ पे दिया गया है cos थीटा इंटू सेक थीटा। इसे हम लोग फिर से लिख लेते हैं। चलिए अब देखिए, एक cos थीटा से एक cos थीटा खत्म हो गया, बचा क्या चीज 1/cos थीटा, और यहां पे बचा हम सभी का इंटू साइन थीटा। अब 1 में साइन थीटा से गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा बटे हो जाएगा नीचे क्या चीज, cos थीटा। साइन थीटा बटे cos थीटा किसके बराबर होता है, तो होता है tan थीटा के बराबर। तो tan थीटा कहां पे ऑप्शन दिया गया है, कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। हम भी कहेंगे बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर जब सी दिया गया है तो सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी देखिए, और ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ये दे दिया जाएगा, अखा दिया जाएगा, सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर tan² थीटा होता है, tan थीटा होता है। तो आपको कैसे बनाना है, जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि सबसे पहले आप इसे चेंज कर लीजिए, 1 + tan² थीटा को 1 + tan² थीटा sec² थीटा बराबर होता है। फिर sec² थीटा किसके बराबर होता है, 1/cos² थीटा के बराबर होता है। बस आप कटा दीजिए, आपका आंसर निकल करके चला आएगा।
उसके बाद देखिए, उसके बाद अगला नंबर प्रश्न से भी क्या कह रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू का सेक स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। अब देखिए इसे भी आपको बनाना होगा, कैसे बनाना होगा, इसे भी आपको यहाँ पे मान चेंज करके तब बनाना होगा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कहिएगा सर कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अभी कहेंगे बिल्कुल आप सही है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इंटू यहाँ पे दिया गया सेक स्क्वायर थीटा दिया गया। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, इंटू सेक स्क्वायर थीटा जो होता है 1 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट गया, ऊपर बचा क्या चीज, केवल 1, यानी कि 1 जो होगा इसका राइट जवाब हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है कहां पे, ऑप्शन नंबर बी में, तो बी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सोचिए मत, फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और जितना नहीं देखे वीडियो ना फटाफट से देखिए क्योंकि समय काफी ही बाबू कम है। अगला देखिए, ये सोच समझ के जवाब बताने वाला क्वेश्चन है। काफी बच्चे हाइट एंड डिस्टेंस वाला ये क्वेश्चन है, काफी बच्चे इसको नहीं बना पाते हैं, मतलब दिक्कत होता है उनको। देखिए दिक्कत नहीं होगा कैसे, पहले जो क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन को आसान तरीके से समझ करके बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए कैसे बना रहे हैं, लिखा हुआ है कि भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती है तो पतंग की डोरी की लंबाई क्या होगी। अब देखिए ध्यान से, पहले इसके लिए चित्र बनाइए। कह रहा है भूमि से 100 मीटर ऊंचाई, ऊंचा कैसे होगा, यहीं पे होगा। अब यहाँ ये आपका भूमि हो गया। अब कह रहा है 60 डिग्री के यहाँ पे उन्नयन कोण बनाती है, यहाँ पे 60 डिग्री बनाती है, बिल्कुल। अब इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। कह रहा है ये 100 मीटर है, यहाँ पे 100 मीटर से दर्शा देते हैं। कह रहा है कि इसके उन्नयन कोण आती है तो पतंग की डोरी, तो पतंग मान लीजिए यहाँ पे लगा है तो पतंग ऊपर उड़ेगा, तो इसका मतलब हो गया डोरी ये होगा। तो डोरी यानी कि यहाँ पे इसका वैल्यू बताना, तो आप इसका मान x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या फिर AC ही रहने दीजिए। ओके, अब देखिए ये लंब बटा कण कह रहा है, तो लंब बटा जो कण है वो किसके बराबर होता है, तो लंब बटा कण, आप कहिए कि सर जो लंब बटा कण होता है वह साइन में होता है, बिल्कुल, तो हम भी कहेंगे साइन में होता है। तो चलिए साइन से बनाइए, यानी कि साइन 60 डिग्री, साइन क्या होगा, साइन 60 डिग्री। तो आप अब लोग ये बताइए कि साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा क्या चीज, यहाँ पे साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 100 बटे की क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये हो जाएगा ना, आप x मान लीजिए या फिर AC लिख सकते हैं, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। हमने आसान छोटा लिखने के लिए हमने यहाँ पे x लिख दिया। अब आप बताइए कि साइन थीटा का वैल्यू कितना, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो आप कहिएगा कि साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो √3 बट्टे का 2 होता है, 2 होता है, तो हम भी कहेंगे बिल्कुल यही होता है। बराबर क्या हो जाएगा 100 बट्टे का यहाँ पे x हो जाएगा। अब 3 गुणा कीजिए, जब आप गुणा करेंगे तो रूट का 3x बराबर हो जाएगा, 100 में 2 से गुणा करेंगे 200 हो जाएगा, बिल्कुल 200 हो गया। अब देखिए x बराबर क्या होगा, यहाँ पे हो गया 200 अब बट्टे √ हो गया 3। अब देखिए क्या 200 बट्टे √3 ऑप्शन दिया गया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट जवाब हो गया। देखिए कितना आसान तरीके से निकल गया। लेकिन आप जब सब्जेक्टिव में इस क्वेश्चन को बताइएगा तो सब्जेक्टिव के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पे ये √3 है ये बटा में कभी रूट वाला मान नहीं रहता है, इसको आप लोग परिमीकरण करना होगा। परिमीकरण करने के लिए नीचे वाला मान को ऊपर नीचे फिर से गुणा कर दीजिए। चलिए गुणा कर दिया हमने, अब यहाँ पे इसको लिख लीजिए आप गुणा करके, तो 200 यहाँ पे हो जाएगा रूट का 3, √3 में √3 से गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 3। बस इतना बनाइएगा, आप सब्जेक्टिव में आएगा तो इतना आंसर लिखिएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर यहाँ पे दिया गया इतना ऑप्शन तो इतना ही टिक कर दीजिएगा, अगर नहीं इतना देता है तो इतना ऑप्शन होगा तो इतना भी टिक कर दीजिएगा। यानी कि दोनों जगह 2 आंसर आपको बता दिए कि इसमें से कोई भी आता आप कोई भी बना दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि 12 मीटर के ऊंचे खंबे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण बता दीजिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसके लिए फिर आप चित्र बनाना पड़ेगा। अब देखिए मान लीजिए कह रहा है कि 12 मीटर ऊंचे खंबे है, तो ये आपका 12 मीटर सपोज मान लिए, ये 12 मीटर हो गया। कह रहा है ऊंचा खंबा या कि छाया जो है छाया नीचे ही बनेगी, जब खंबा ऊपर खड़ा होगा तो छाया नीचे बनेगी, यानी कि भूमि पे बनेगी। चलिए कह रहा है इसकी जो आपको लंबाई है वो 4√3 है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसका सूर्य का उन्नयन कोण बता दीजिए, यानी कि यहाँ से जो थीटा का वैल्यू है ये थीटा बता दीजिए। तो यहां से हम इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं हम लोग सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है ए बी और यहाँ पे क्या है बी सी, ये हो गया लंब बटे आधार हो गया। तो लंब बटे आधार किस में जाता है, तो tan थीटा में जाता है, ये नहीं जाता ना, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 12 बट्टे का 4√3 हो जाएगा, बिल्कुल। अब इसे कटाइए, देखिए 4 तिया कितना होता है 12, रूट का ये ऊपर 3 बचा, नीचे का रूट का 3 बचा, और √3 से जब 3 को कटाइएगा तो ऊपर का √3 बचेगा। देखिए कैसे 3 को आप क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, हो गया ना।
अब चलिए इसको आप लोग क्या कीजिए, √3 नीचे दिया गया तो √3 से √3 कटा देंगे, ऊपर केवल 3 है ना, √3 है ना बचेगा, तो बिल्कुल आप कहेंगे हाँ सर केवल √3 बचेगा, हम भी कहेंगे बिल्कुल √3 बचेगा। अब जब tan थीटा बराबर हो गया √3 तो आप लोग ये बताइए कि थीटा में किसका जो वैल्यू होता है वो √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, कितना डिग्री का, 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो 60 डिग्री का आप हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर दिया गया है, तो ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब यहाँ से हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि दो चर x और y रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 की वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। अब देखिए यहाँ पे हलों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे कह रहा है कि रैखिक वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, तो देखिए वास्तविक संख्याओं के जो समुच्चय में जो यहाँ से हल निकल करके आएगा, काफी जबरदस्त काफी बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ से जो हल निकल के आएगा ये यहाँ से ऑप्शन नंबर में दिया ही नहीं गया, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हल होगा, क्या होगा, ऑप्शन होगा डी होगा। ठीक है चलिए यहां से कोई नहीं होगा, और ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है आपको बस आपको यहाँ पे कोई भी अगर पूछेगा हल ना तो उसके लिए आपको समीकरण जरूर देगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, फिलहाल उसको छोड़िए, अगला देखिए क्वेश्चन कितना जबरदस्त प्रश्न है। कह रहा है कि रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या कितनी है, रैखिक समीकरण में, तो रैखिक समीकरण में कितना होती है, 1 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगुनी है, तो इस कथन को निरूपित करने वाला जो समीकरण होगा वह समीकरण कौन होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि सब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत है वह कलम की कीमत से दुगुनी है, तो कलम की कीमत मान लीजिए x और एक इसका नोटबुक की कीमत मान लीजिए y है, एक x और एक y मान लीजिए। कह रहा है इसकी कलम की कीमत जो है इससे दुगुनी है, यानी कि x बराबर हो जाएगा 2y, हो जाएगा ना, x जो हो जाएगा, एक नोटबुक की कीमत x माना तो नोटबुक की जो ये कलम की कीमत x माना और नोटबुक की कीमत जो है वो कलम से दुगुनी है, यानी कि अगर ये x होगा तो ये आपका ये आपका 2y होगा या 2x होगा, तो x रख देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए 2y रख दिया है, तो 2y हो गया। अब जब 2y हो गया तो x बराबर 2y हो गया, तो इसको प्रच्छादित कीजिए, यानी कि x बराबर क्या, x माइनस क्या हो जाएगा 2y बराबर क्या हो जाएगा 0। तो देखिए x माइनस 2y बराबर 0 कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया, तो आपका ए नंबर जो होगा बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके यहाँ से चलाएगा। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल काहे नहीं समझ में आएगा। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है हम सभी का कि किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 है तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी। ये देखिए कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, ये आपका 10 मीटर है मान लीजिए। कह रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री आपका उन्नयन कोण, यहाँ पे ये उन्नयन कोण 45 डिग्री बन रहा है, तो कह रहा है कि छाया की लंबाई क्या होगी। तो जब ये 10 है तो यहाँ पे ये 45 बन रहा है, तो इसकी छाया यानी कि यहाँ पे x पूछ रहा है, यानी कि लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार किसमें होता है, tan में होता है, tan थीटा, तो tan थीटा 45 डिग्री का वैल्यू हम सभी का 1 होता है, तो 1 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो फिर वही संख्या आएगी, यानी कि 10 में कुछ भी करेंगे तो 10 से आएगा। इसका मतलब क्या होगा, 10 इसका आंसर ही आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है ये डी नंबर ही आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, इसमें माथापेची नहीं करना है। यानी कि 45 डिग्री जब भी आएगा tan में, तो tan का मान तो एक ही होता है, तो क्या हो जाएगा आपका वही आ जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, तो छोटा छोटा ट्रिक, थोड़ा छोटा छोटा दिमाग भी आप लगाइएगा, थोड़ा थोड़ा दिमाग भी लगाइएगा, दिमाग सोच समझ के बनाइएगा तो आपका फटाफट तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। अगर ऑनलाइन टेस्ट देना शुरू हो चुका है और एक नहीं पूरे 7 सालों का मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट डाउनलोड करने के लिए फटाफट से गूगल में सर्च कीजिए DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। जैसे आप सर्च कीजिएगा देखिए फटाफट से इस तरीके से ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए फटाफट से ये सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। मॉडल पेपर डाउनलोड करने के कोई भी चीज यहाँ पे आपको चाहिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा चीज यहाँ पे लाइव टेस्ट भी हर चीज शुरू हो चुका है। बहुत खुशी की बात है, देखिए समय आपके पास काफी कम है, तो फटाफट से जल्दी से सर्च कीजिए DLS एजुकेशन ऑफिशियल, और आकर के आप अपनी बेहतरीन यहां से तैयार कीजिए। तो फटाफट करिए, देर मत करिए, और एक नहीं पूरे 5 सेट आपको यहां पे मिलेगा, ऑफिशियल सेट हो गया, मॉडल सेट हो गया, सारा चीज यहां से आपको देखने को मिल जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो देखिए सूर्य का उन्नयन कोण, अब देखिए बात वही कह दिया है कि समान है। समान का मतलब कि मान लीजिए अगर 10 होगा तो फिर वो भी 10 से होगा, 20 होगा तो 20 से होगा, कब होगा, जब वो tan 45 होगा तबे होगा, यानी कि 45 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी दिया गया, सी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो सोच करके समझ करके जवाब बताएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और फटाफट तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि दो खंबे
13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर है, यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी बताइए। अब देखिए और ये क्वेश्चन अक्सर ये 5 नंबर में बाबू आएगा, समझिए 5 नंबर में आएगा आपके एग्जाम में। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में दिया गया है, ऑब्जेक्टिव में भी उसी तरीके से बना करके आंसर केवल आपको टिक करना है, लेकिन सब्जेक्टिव में आपको बनाना पड़ता है। देखिए एक कह रहा है कि 13 मीटर लंबा है खंबा, तो ये 13 मीटर कर लेते हैं। एक खंबा कह रहा है कि एक है आपका 7 मीटर, इसे कर लेते हैं 7 मीटर। कह रहा है ये जमीन से जो इसकी जो दूरी बन रही है, ये पाद के बीच की दूरी है वह 8 मीटर है। चलिए 8 मीटर है, जब 8 मीटर है तो इसको यहाँ से हम मिला देते हैं, ठीक है। चलिए तो मिला देंगे तो आपका ये भी 8 मीटर हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है इसके सिरों के बीच, यानी कि यहाँ से बीच की दूरी आपको यहाँ बताना कह रहा है कि यदि इनके दोनों पादों की दूरी 8 हो तो इनके सिरों के बीच की दूरी, जिसके जो सिरा है मतलब कि दोनों का, इसके बीच की दूरी आपको बता देनी है। अब देखिए ध्यान से, जब ये टोटल का 13 है और ये इस साइड वाला ये आपका 7 है, तो इसका मतलब हो गया कि ये भी आपका 7 होगा, तभी ना होगा, बिल्कुल ये 7 होगा। देखिए ये 7 होगा, देखिए 2 भाग में बढ़ गया ना, देखिए ए, देखिए ध्यान से ए बी सी आपको दर्शा देते हैं, डी और यह हो गया ई। अब देखिए जो आपका ये डी बी या बी डी हो गया, बी डी ये आपका ये तो ए बी दिया गया ना, टोटल लंबाई दिया गया ना, तो टोटल लंबाई जब दिया गया है तो इसके आधा वाला इस तरफ का यानी कि दाएं तरफ का 7 मीटर है, तो बाएं तरफ का भी तो उसी के समान है, तो ये भी 7 होगा। चलिए तो ये 7 हो गया। जब ये 7 हो गया तो ऊपर वाला कितना हो गया, 7 6 13 6 हो गया, कितना हो गया, ऊपर वाला 6 हो गया। अब देखिए ये आपका 6 निकल गया। देखिए आसान से, देखिए ये ऑब्जेक्टिव इसलिए ऑब्जेक्टिव में आपको लिख करके नहीं समझा रहा है, इसी बात को लिख दीजिएगा तो 5 नंबर मिल जाएगा, और केवल आंसर बना दीजिएगा तो यहाँ पे 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए ये 6 निकल गया। जब ये 6 निकल गया और इसके पाद की दूरी जब यहाँ पे 8 है तो ऊपर वाला भी 8 हो जाएगा, यानी कि ये वाला भी और ये वाला भी हम लोग को पता चल गया। जब ये वाला और ये वाला 2 पता चले, केवल ए ही निकालना है, यानी कि लंब आधार पता चलेगा, कौन निकालना है। कौन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 और 8 हटाएं 64, क्या हो जाएगा 64 हो गया। 36 64 कितना आता है, 100 100 होता है, 100 का वर्गमूल कर दीजिए कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बस आपका 10 आंसर निकल के चला है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया, देखिए कितना आसान हो गया ना। आपको ये 5 नंबर में ये पूछा जाता है और काफी बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं, बड़ा ही माथा पेचिए, कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा सा ट्रिक, आपको थोड़ा सा मेथड समझा दिए, आप इसे 5 नंबर में आएगा तो लिख दीजिएगा कोई वही बात कि ए बी प्लस ए बी बराबर दिया गया है यहाँ पे 13, तो इसलिए बी डी बराबर निकल जाएगा हम सभी का यहाँ पे, ठीक है 6 निकल जाएगा। कैसे, क्योंकि 7 जब हम लोग का दूरी दिया ये लंबाई दिया गया है तो ये भी आपका 7 होगा, 7 होगा। जब ये 7 निकल गया तो हम सभी का ये ऊपर वाला 6 निकल ही जाएगा, क्योंकि 13 ही टोटल दिया गया। तो इस तरीके से आप लिख करके किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, कान में ईयरफोन लगा करके, या नहीं भी ईयरफोन है कोई दिक्कत नहीं है, आप शांत जगह बैठिए, देखिए समझिए, है ना, और तो बड़ा ही मजा आएगा। कोई दिक्कत होता है, कोई कमेंट करना हो तो कमेंट कर दीजिए, हम आपको किसी न किसी वीडियो में आपका जो सवाल होती है उसका जवाब जरूर दे देते हैं। तो सारा का सारा वीडियो देखिए, और एक सब्जेक्ट में पूरे सब्जेक्ट की तैयारी चल रही है, पूरे सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए समय काफी कम है, प्रश्न कह रहा है कि यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री के कोण अंतरित करती है तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण होगा वह क्या होगा। देखिए ये आपका हो गया, कह रहा है इसके केंद्र पर 60 डिग्री का कोण जो है अंतरित करती है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो ए और बी के बीच की जो दूरी ज्ञात करना होगा, क्या होगा, बस कुछ नहीं करना है, काफी इजी क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा है, इसको बस आपको आसान है, आपको इसको डबल कर दो, बस ज्यादा माथा पेची क्वेश्चन नहीं करना है। 60 का डबल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। आपका बस टिक कर दीजिए, कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया, तो डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब यहां से हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न सभी का क्या कह रहा है। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है। किसी भी वृत्त के केंद्र से किसी भी जीवा पर जब डाला गया लंब होगा तो वो क्या करेगा, तो समद्विभाजित करेगा, 2 बराबर भागों में बांट देगा, क्या हो जाएगा, समद्विभाजित करेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि x माइनस, देखिए x माइनस वाई बट्टे 5 माइनस 10 बराबर हो गया 0, तो b का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए b ये आपका a होता है, ये आपका b होता है, अब b क्या हो जाएगा, माइनस का 1/5 इंटू वाई दिया गया है। देखिए y बट्टे 5 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे माइनस वाई बटे 5 का मतलब क्या हो गया, 1/5 गुणा कर देंगे y में, बात वही हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 1/5 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि माइनस में 1/5 ये आपका हो जाएगा कैसे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल ही राइट जवाब। ठीक है, चलिए अरे कुछ नहीं करना है यार, केवल यहाँ से आपको छांटना है बी का वैल्यू। देखिए ए का वैल्यू 1 होगा,
अब निकाल सकते हैं ना, ए के वैल्यू 1, बी के वैल्यू 1/5, -1/5 और सी के वैल्यू क्या होगा -10 होगा। ये काफ़ी इजी है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, परेशान मत होइए, सारा चीज़ आसान होगा, सब कुछ मस्त होगा, ज़बरदस्त होगा। अगले देखिए, माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप पे बना हुआ है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, पूरे एकदम ईमानदारी से तैयार कीजिए और धमाल मचाइए। प्रश्न कह रहा है अगला कि समीकरण x बराबर 3y है तो c का वैल्यू क्या हो गया। देखिए x बराबर 3y है, जब 3y है तो इसको पाक्षांतरित करेंगे यानी कि 3x - 3y बराबर हो गया 0। अब देखिए x a और b का वैल्यू दे दिया है, c का वैल्यू पूछ रहा है, तो c हो सकता है 0 होगा, तभी तो नहीं दिया गया ना, बिल्कुल, तो 0 होगा यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। अगला नंबर प्रश्न हम सभी का कि द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति जो होगी वो क्या होगी। यहां से आपको 4 ऑप्शन दिए गए, 4x² + 4x + 1 के मूलों की प्रकृति। इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना, सबसे पहले d का वैल्यू निकालिए। तो d बराबर आप लोगों का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो d बराबर होता है आपका फॉर्मूला ये, तो b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 - 4 गुणे a का वैल्यू कितना 4 और गुणे 1, 16 - 4 चौका 16 इंटू 1 तो 16 में से 16 गया 0, बचा क्या 0। इसका मतलब कि d बराबर हो गया आपका 0। जब d बराबर हो गया आपका 0 तो फिर यहां से क्या होगा, तो बिल्कुल जब d बराबर 0 हो जाता है तो वास्तविक और बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न हम देखिए हम सभी का क्या कह रहा है। अगला नंबर प्रश्न है कि समीकरण 7x² - 12x + 18 बराबर 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। इसके कहने का मतलब कुछ नहीं है, काफी आसान है। कहने का मतलब यह है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर और अल्फा इंटू बीटा आप निकाल दीजिए, या अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा निकाल दीजिए, आपका वैल्यू निकल करके चला आएगा। देखिए तो अल्फा प्लस बीटा निकालिए, अल्फा प्लस बीटा होता है -b बटे, तो -b पहले से माइनस दिया गया था, माइनस में प्लस हो गया यानी कि 12 बट्टे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए 12/7 हो गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। अब देखिए अब यहां से निकालिए अल्फा इंटू बीटा, तो जब अल्फा इंटू बीटा निकलेगा तो c बटे ए होगा, तो c का वैल्यू यहाँ पे क्या 18 बटे हो जाएगा 7। अब देखिए यहां तक हो गया। अब चलिए ये कह रहा था कि इसका अनुपात क्या होगा, अनुपात का मतलब बटा, यानी कि 12/7 बटे 18/7 ये निकालना है। अब ये भाग में तो गुणा में चला जाएगा, जब ये भाग में है तो गुणा में जब ये चला जाएगा यानी कि हो जाएगा 12/7 गुणे 7 बटे हो जाएगा अब यहाँ पे 18, 7 से 7 कट गया, बचा क्या 12/18 बच गया। तो 12/18 देखिए ऑप्शन दिया गया नहीं दिया गया, इसको आप कटाइए। तो देखिए यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 2 3 6 और 3 3 9, यानी कि 2:3। तो 2:3 का भी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा, डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा बिल्कुल। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि यदि समीकरण 3x² - 10x + 3 बराबर 0 का एक मूल अगर 1/3 है तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। यानी कि अल्फा बराबर दे दिया गया है 1/3, तो बीटा का वैल्यू बताइए कि बीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, यानी कि बीटा का वैल्यू से ज्ञात कर देना है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये बताते हैं आपको, अगर पता है तो फटाफट से आप कमेंट करके बताते रहिए। अब देखिए ध्यान से, इसको ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं, इसको ज्ञात करने के लिए आप लोग 2 तरीके से बना सकते हैं, या फिर देखिए ये तरीका बताइए, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटे ए होता है ना। चलिए लिख लिए, अल्फा का वैल्यू दिया गया है यानी 1/3 प्लस हो जाएगा बीटा बराबर -b बटे b के वैल्यू कितना है 10 माइनस 10 है, माइनस प्लस हो जाएगा केवल 10 बटे कितना हो जाएगा 3। अब चलिए अब यहाँ पे बीटा बराबर क्या हो जाएगा 10/3 और ये पक्षांतरित होगा तो हो जाएगा -1/3। अब चलिए उसके बाद से बीटा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से अब इसको घटाव बनाइए, किसका भिन्न का, ये हो जाएगा आपका 3 और यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 1, 10 में से यहाँ पे 10 में गुणा करेंगे 1 से हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 3 से 3 कट गया बचेगा 1, फिर 1 में गुणा करेंगे -1 से हो जाएगा 1, यानी हो जाएगा कितना 10 - 1 ये 10 - 1 कितना होता है 9 बटे कितना हो जाएगा 3, कटाइए तो 3 3 का 9, यहाँ हो जाएगा क्या चीज 3, यानी कि एक दूसरा मूल्य जो निकल के आएगा वो 3 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर दिया ही गया है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि 3 असंरेखी बिंदु से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। देखिए 3 असंरेख बिंदु, तो सपोज मान लीजिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। जब इसे आप सटा करके खींचिएगा तो एक ही न वृत्त खींच सकते हैं, इसे सटा लीजिएगा, ठीक है, एक वृत्त ही खींच सकते हैं, इसके अलावा कोई और वृत्त नहीं खींचेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा आपका एक वृत्त होगा, तो ए नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए अगला क्वेश्चन एकदम सेम उसी तरीके से क्वेश्चन क्या दिया है कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से गुजरने वाला
से कितने वृत्त गुजर जा सकते हैं। तो मान लीजिए ये आपका समबाहु त्रिभुज हो गया या कोई भी त्रिभुज हो गया, और यहाँ से अगर आप वृत्त को खींचना चाहते हैं, यहाँ से अगर वृत्त आप खींचेंगे तो एक एक वृत्त खींचेंगे, यानी वही हो गया 3 संरेख बिंदु, एक एक को खींचेंगे। ये गुलिया दिया हम, ज्यादा हो गया ना जी। चलिए यहाँ से एक एक वृत्त आप खींचेंगे, बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा आपका एक ही वृत्त होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, कहाँ गया जी, ऑप्शन नंबर डी दिया गया। तो डी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कब कीजिएगा, फटाफट से बाबू कर लीजिए वीडियो और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, तो उस जीवा की जो लंबाई होगी वह लंबाई जो होगी कितनी निकल करके आएगी। कह रहे कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा केंद्र के वृत्त के केंद्र पर कितना बनाती है, समकोण बनाती है, तो जीवा की लंबाई जो होगी, तब जीवा की लंबाई यहां से क्या होगी, ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिल्कुल यहां से आप लोग फटाफट से जीवा की बस आपको लंबाई ज्ञात करनी है। जब आप लंबाई आप यहाँ पे 90 डिग्री दिया गया है थीटा का वैल्यू, और यहाँ पे त्रिज्या आर दे ही दिया गया है, सब कुछ दे दिया गया है। ठीक है, तो केवल आपको इसकी लंबाई ज्ञात कर देनी है। तो बिल्कुल इसको जब आप ज्ञात कीजिएगा तो आपका 10√2 आएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न सभी का क्या कह रहा है, तो अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या रहा है हम सभी का, बहुत ही शानदार प्रश्न, ये रहा प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और a बराबर नहीं है 0 में x के मान क्या होंगे। अब इसका मतलब देखिए, कह रहा है यहाँ पे कुछ नहीं कहा है, ये सिंपल बस यहाँ पे कह दिया कि इसका सूत्र क्या होगा। बस अगर इतना ना लिख के वो लिख देता कि यहाँ पे आपको सूत्र बता दीजिए। x निकालने का सूत्र आपको एक होता है, क्या होता है, -b होता है ना। देखिए क्या होता है आपका x निकालने का फॉर्मूला, एक होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac बटा होता है 2a। तो देखिए कि ऑप्शन कहाँ पे दिए गए, ये काफी आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल ये ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में, सी में दिया गया है कि -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a होता है। ये आपका सूत्र ही होता है। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जिस तरीके से यहाँ पे आपने क्वेश्चन देखा, सारी क्वेश्चन आपको इसी तरीके से पूछा जाएगा। 50 क्वेश्चन आपको एग्जाम में सोल्व करना होगा और आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने 50 पूरा 100 50 का 50 आपको हमने बताया, इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए आप लोग को आप गूगल पे सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल, वो आपको डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल का वेबसाइट आ जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक भी है, वेबसाइट का लिंक, आप जाइए वहां पे सारी चीज मिल जाएगी, या फिर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ऐप पे भी आपको सारी चीजें मिल जाएगी। आप हमारा टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, टेलीग्राम पे 5:30 बजे लाइव टेस्ट चल रही है, तो आप जाइए टेलीग्राम से जुड़िए, आप अपना टेस्ट दीजिए, तैयारी को बेहतरीन बनाइए, समय आपके पास काफी ही कम है। तो फिर मिलती है इस तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में बस 85 क्वेश्चन, आगे के वीडियो में आप कोशिश करेंगे बहुत सारा क्वेश्चन, और एक वीडियो ऐसा आएगा जिसमें 500 क्वेश्चन आपको बताएंगे मात्र एक वीडियो में, वो वीडियो देखना आप मत भूलिएगा।